जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज जो होने वाला है वर्णमाला का भाग 2। अगर आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज हम अपना अगला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे संयुक्त स्वर के बारे में, संयुक्त स्वर भी देख लिए थे और जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी देख लिए थे। आज जो है ये सब पढ़ लिए, इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद है मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो आप सभी देख सकते हैं कि मुख खुलने के आधार पर जो स्वर के प्रकार होता है मेरे भाई, वो 4 प्रकार के होता है। पूछेगा कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों का प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी बताएंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है समृद्ध स्वर, दूसरा जो होता है अर्ध समृद्ध स्वर, और तीसरा है विवृत स्वर, और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। देखिए हड़बड़ाने की बात ना है, थोड़ा सा आपको कुछ लग रहा होगा नया चीज़, लेकिन आपको समझाएंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि समृद्ध स्वर किसको बोलेंगे। तो बोल रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, मतलब जिस स्वर के हम लोग उच्चारण करेंगे तो मुंह जो होगा बिल्कुल बंद नहीं होगा, लगभग क्या होगा, बंद होगा, यानी बंद के बराबर ही होगा। समझ लीजिए कि देख सकते हैं यहाँ पर एक सुई है, यानी सुई के जैसा थोड़ा सा छेद होना चाहिए, बाकी जो आपका मुंह है पूरा बंद रहेगा, यानी उसी को क्या बोलेंगे, तो समृद्ध बोलेंगे। और वहां से जो आवाज निकलेगा, जो आवाज निकलेगा, वो जो आवाज और जो वर्ण होगा, वो वर्ण को हम लोग समृद्ध वर्ण कहेंगे मेरे भाई। जैसे आप लोग ऊ बोलिएगा, हर्षा ऊ रहे चाहे दीर्घ ऊ रहे, ऊ बोल के देखिए। आप ऊ बोलेंगे तो आपको जो मतलब मुंह जो है पूरा मतलब बंद बंद जैसा हो जाएगा, सिर्फ एक सुई के जैसा छेद रहेगा। यानी ऊ बोलेंगे, हर्षा ऊ बोलिए चाहे दीर्घ ऊ बोलिए, या फिर वैसे ही ई बोलिए। ई बोल के देखिए अपने आप से ई, यानी ई बोलिएगा तो आपका जो है मुंह लगभग बंद रहेगा। यानी हर्षा ऊ और दीर्घ ऊ, और हर्षा या दीर्घी दोनों जो होगा उस समृद्ध स्वर में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, ये दोनों जो होगा समृद्ध स्वर में आ गया। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, पहला है समृद्ध स्वर। देखिए समृद्ध के मतलब होता है समवृत्त, यानी पूरा गोल, पूरा क्या है तो जो आपका मुंह है पूरा गोल हो जाए। अर्ध समृद्ध इसको बोलेंगे जिन स्वर के उच्चारण में मुख जो है आधा बंद हो। अर्ध अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। और अभी हम बताएं समृद्ध मतलब क्या होगा, तो पूरा वृत्त जैसा गोला होगा। यानी जिन स्वर के उच्चारण में मुख जो होगा मेरे भाई आधा बंद हो, आधा बंद हो, यानी अर्ध मतलब आधा, आधा बंद हो, इसका मतलब है कि उसको क्या कहेंगे, तो अर्ध समृद्ध कहेंगे। जैसे ओ, देखिए रटने की बात नहीं है, आप अपने से समझ सकते हैं। ओ बोल के देखिए, ओ बोलिएगा तो आपका जो मुंह है वो मुख आधा बंद रहेगा। जो मुंह है आधा क्या होगा, तो बंद रहेगा। इस चलते मुंह आधा बंद रहेगा, यानी ओ बोलिएगा तो अर्ध समृद्ध मतलब जो वर्ण होगा। यहाँ से जो आवाज निकल रहा है, मुख आधा बंद है वहां से निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो अर्ध समृद्ध बोलेंगे। जैसे ही ए है, ए बोल के देखिए ए, यानी ए बोलिएगा तब मुख जो है आपका आधा बंद होगा, आधा बंद होगा तो क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध हो जाएगा। आगे देखिए विपरीत। अब देखिए ये एक दूसरे के उल्टा है। समृद्ध का उल्टा क्या होता है, विपरीत। या पूछे विपरीत का उल्टा क्या होगा, तो समृद्ध। यानी एक दूसरे से आप लोग इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं। समृद्ध के उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत। और देखिए अर्ध समृद्ध के उल्टा अर्ध विपरीत होगा मेरे भाई। अर्ध समृद्ध के उल्टा क्या हो जाएगा, अर्ध विपरीत हो जाएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो देखिए बात करते हैं विपरीत स्वर के बारे में। तो विपरीत स्वर के बारे में बात करेंगे तो देखिए आप अच्छा से कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला हो, विपरीत हो, मतलब विपरीत नहीं विपरीत होना है, यानी मुंह पूरा क्या रहेगा, खुला रहेगा। आ, जैसे आ बोल के देखिए आ, यानी पूरा जो है आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। मुंह क्या होगा, पूरा खुल जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी इसका मुंह क्या है, पूरा खुला हुआ।
यानी जो आ की आवाज़ निकलेगा, जो आ की आवाज़ होगा वो विपरीत स्वर होगा। क्या होगा? तो विपरीत स्वर होगा। यानी आ बोलिएगा तो क्या होगा? विपरीत स्वर होगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अगला बात करते हैं अर्ध समृद्ध का उल्टा क्या है? अर्ध विपरीत। अर्ध समृद्ध का उल्टा क्या है मेरे भाई? तो अर्ध विपरीत है। अर्ध विपरीत में 3 स्वर आएंगे, अ, औ और ऐ। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला हो, मुख आधा क्या हो? खुला। अभी ही आपको बताएं कि विपरीत के मतलब होता है खुला। विपरीत का मतलब क्या होगा? खुला। और अर्ध मतलब आधा, मतलब आधा खुला। यानी जिन स्वर के उच्चारण में मुख क्या होगा? आधा खुला होगा, तो उसको कहेंगे अर्ध विपरीत स्वर। यानी अर्ध विपरीत में बोल के देखिए, यानी मुख जो है आपका आधा खुलेगा। कितना खुलेगा? तो आधा खुलेगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा? अर्ध विपरीत। जैसे बोलिए औ बोलिएगा तो आपका जो मुंह है आधा खुलेगा, यानी आधा विपरीत, यानी अर्ध विपरीत हो जाएगा। जिससे बोलिए आय, आय भी बोलिएगा तो आपका जो है मुख आधा खुलेगा। इसका मतलब है इसका जो आवाज निकल रहा है अर्ध विपरीत मतलब स्वर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा आगे। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे बोल रहा है सॉरी, बोल रहा है कि ओष्ठाकृति के आधार पर वर्गीकरण। मतलब ओठ की आकृति, जो आपका ओठ है वो आकृति मतलब कैसे कैसे आप लोग ओठ के बना के और स्वर के मतलब बोल सकते हैं। इसके आधार पर ओठ के आकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो ओठ के आकृति के आधार पर मेरे भाई स्वर को 2 भाग में बांटा गया है, एक वृत्तमुखी और एक आवृतमुखी। एक वृत्तमुखी मेरे भाई, एक आवृतमुखी। चलिए इसको समझिएगा, ज़्यादा कुछ ना है, समझ में आपको बहुत आसानी से आएगा। चलिए बात करते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ किया है तो गोलाकार होता है। वृत्त, वृत्त आप लोग नहीं देखे हैं? वृत्त के मतलब होता है गोला, पूरा गोल होगा। यानी वृत्त के मतलब क्या होगा? पूरा गोल होगा। यानी वृत्त जैसा वृत्तमुखी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ क्या होगा? लगभग गोलाकार नहीं, पूरा गोलाकार हो जाएगा। जो जिन स्वर के उच्चारण करेंगे तो ओठ पूरा गोल हो जाएगा, यानी पूरा गोल हो जाएगा। उससे क्या कह देंगे? तो वृत्तमुखी कह देंगे, वृत्तमुखी कह देंगे। जैसे ऊ बोल के देखिए, ऊ यानी वृत्त जैसा मुंह बनेगा आपको। ऊ बोलिए, ओ बोलिए, ओ ये भी पूरा गोल हो जा रहा है। औ भी बोलिएगा तो पूरा गोल हो जाएगा, यानी इसको क्या कह देंगे? तो वृत्तमुखी। ये वृत्तमुखी में आपका 4 गो स्वर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आवृतमुखी में। आवृतमुखी में 1 2 3 4 5 6 जो है, ये 6 के 6 आवृतमुखी हो जाएगा। यानी जिन स्वरों में ओठ वृत्तमुखी या फिर गोलाकार नहीं होते हैं, वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, मतलब वृत्तमुखी नहीं होगा तो क्या होगा? आवृतमुखी होगा, यानी गोलाकार नहीं होगा। जैसे बोल के देखिए, यानी आपका मुंह पूरा गोल नहीं होगा। जो आपका ओठ है, ओठ वो पूरा गोल नहीं होगा। आ भी बोलिएगा तो अंदर से मतलब पूरा इस तरह से आपको ओठ निकलेगा, यानी आपका जो है ओठ पूरा बंद नहीं होगा। ई ई यानी पूरा आपका जो है ओठ, ये सब जो बोलेंगे पूरा ओठ बंद नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जाति के आधार पर मेरे भाई, अब बात आता है कि जाति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि जाति के आधार पर मेरे भाई स्वर के प्रकार 2 हो जाता है। एक सजातीय होता है और एक विजातीय होता है। एक सजातीय होता है मेरे भाई, एक विजातीय होता है। चलिए बात करते हैं कि अब देखिए समझने की बात है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा। तो देखिए इसका जो जवाब है, जाति के आधार पर इसलिए किया गया, मतलब जो स्वर है वो मतलब 2 जाति के दिखने लगे। जैसे कुछ एक जाति के है उसको सजातीय नाम दिया गया, एक अलग जाति के है उसको विजातीय नाम दिया गया। यानी सजातीय मतलब समझिए कि एक सब एक जैसा है, उसको क्या कह देंगे? तो सजातीय। और जो ये सब जो 4 गो दिखाई दे रहा है ये अलग जात के है, इस चलते इसको क्या बोलेंगे? तो विजातीय बोलेंगे। अब देखिए बात आता है इसको समझना कैसे है। आप लोग देख सकते हैं आ हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ और दीर्घ उ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 6 के 6, ये जो 6 के 6 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ये सब जो हो जाएगा सजातीय हो जाएगा या विजातीय हो जाएगा। ए ऐ ओ औ। यानी आपको हम बताए थे कि विजातीय, एक ऊपर में हम बताए संयुक्त स्वर के बारे में। आपको याद होगा कि संयुक्त स्वर के बारे में हम लोग बात किए थे
ये जो होता है आ जोड़ ई के मेल से बनता है। बताए थे कि नहीं बताइए? आ जोड़ ई के मेल से बनता है ए, यानी ये जो चारों आपको दिखाई दे रहा है ये चारों के चारों क्या है? तो ये चारों के चारों संयुक्त स्वर है। यानी जो संयुक्त स्वर होता है उसको विजातीय में रखते हैं। काहे विजातीय में रखते हैं? क्योंकि ये जो सब स्वर दिखाई दे रहा है ये किसी न किसी से मिलकर बना हुआ है, मतलब दो गो से मिलके बना हुआ संयुक्त स्वर है। ये चलते इसको क्या नाम दे देते हैं? तो विजातीय नाम देते हैं। ये सब जो है अपने आप में अकेला है यानी स्वतंत्र है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो ऐसे तो स्वतंत्र दोनों है, लेकिन ये जो है सिर्फ अकेला है यानी एक जैसा है, ये चलते इसको सजातीय बोलते हैं। ये जो है दो गो स्वर से मिलकर बना हुआ है, ये चलते इसको विजातीय बोलेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो आप लोग देखिए, अब स्वर वर्ण पूरा खत्म हो गया, स्वर पूरा खत्म हो गया, यानी अब बात करते हैं व्यंजन की। तो देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाए उसे क्या कहेंगे? तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। आप सभी को पता होगा। बात करते हैं कि कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कुल व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होगा? तो 25 होगा। देखिए आपको दिखाते हैं 25 कहाँ से कहाँ तक होगा। जैसे देख सकते हैं आप, क वर्ग, यानी क वर्ग के मतलब क से लेके अंग तक, क से लेके कहाँ तक? तो अंग तक इसको क्या कहेंगे? क वर्ग कहेंगे। च से लेके ञ तक, इसको क्या कहेंगे? च वर्ग कहेंगे। ट से लेके न तक, इसको क्या कहेंगे? ट वर्ग कहेंगे। त से लेके न तक, इसको क्या कहेंगे? त वर्ग। और प वर्ग हो जाएगा प से लेके मेरे भाई म तक। और देखिए, एक बात आपको ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान देना है, ये जो बात है, ये जो आपको आखिरी के जो पांचवा वर्ग वर्ग के पांचवा वर्ण दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं पंचमाक्षर। इसको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहेंगे। या फिर इसका एक और नाम है नासिक वर्ण। मतलब ये जो बोलेंगे आप तो नाक से आवाज निकलेगा, जैसे अंग, इय, न, म, ये सब जो है नाक से आवाज निकल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? तो नासिक वर्ण कहेंगे। चलिए आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आपको बताएं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितना होगा? तो 25 होगा। आप लोग यहाँ से यहाँ तक गिन सकते हैं। जैसे इसमें 5 हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा, ट वर्ग में 5 हो जाएगा, त वर्ग में 5 हो जाएगा, प वर्ग में 5 हो जाएगा, यानी टोटल आप काउंटिंग कीजिएगा तो यहाँ पर 25 निकल कर आएगा। यह जो है यही सब स्पर्श व्यंजन है, आप लोग याद रखिएगा। और एक जरूरी बात यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं अड़ह, इसको बोलते हैं अड़ा, इसको बोलते हैं अड़ह। ये जो आपको दो गो दिखाई दे रहा है, ये दोनों को बोलते हैं मेरे भाई उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ये दोनों से बिल्कुल अलग है मेरे भाई, आप लोग एक मत समझिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ड के नीचे बिंदु है, इसको अढ़ा पढ़ते हैं, अड़ा पढ़ते हैं, और ढ के नीचे बिंदु है, इसको अढ़ा पढ़ते हैं। ये अड़ा हो गया, ये अढ़ा हो गया, यानी पढ़ना, जैसे पढ़ना लिखते हैं, ये सब हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं व्यंजन के प्रकार देख सकते हैं हम लोग। तो व्यंजन के यहाँ पर प्रकार है अंत अस्त व्यंजन और उष्मीय व्यंजन। इसको संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं, यानी या रा ला व ये सब बोलिएगा तो देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे? तो अंत अस्त व्यंजन। आप लोग देख सकते हैं। और एक बात सीखे होंगे कि डब्लू और वाई को अंग्रेजी में सेमी वोवेल कहते हैं, कि डब्लू और वाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सेमी वोवेल कहते हैं। इसी को बोलते हैं अर्ध स्वर। यानी हिंदी में बात करें तो वाई से या हो जाता है, डब्लू से वह भी बोल सकते हैं, और भी से भी वह बोल सकते हैं। तो या और वा ये दोनों को क्या बोलेंगे? तो अर्ध स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर बोलेंगे, आप लोग याद रखिएगा। और र को मेरे भाई बोला जाता है प्रकंपित या फिर लुंठित वर्ण बोला जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, या फिर इसको जीभ के पार्श्व भाग से बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं उष्मीय या फिर संघर्षी व्यंजन के बाद। देखिए, उष्मीय व्यंजन के ही नाम है संघर्षी व्यंजन, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंडी स और ह, ये जो चार गो आपको दिखाई दे रहा है, ये चार गो जो है इसी को बोलते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन का मतलब है, इसको जब आप उच्चारण करिएगा तो आपके मुंह से जो उष्मा या फिर गर्म हवा निकलेगा। देखिए बोल रहा है, जिनका उच्चारण करते समय मुख से उष्मा या फिर गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्मीय व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन मेरे भाई। अब आगे बात आता है संयुक्त व्यंजन के बाद। संयुक्त व्यंजन देखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र,
ये चारों को क्या बोलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या की बात करें तो 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की टोटल संख्या कितना होता है तो 4 होता है। चलिए, संयुक्त व्यंजन है यानी किसी न किसी से मिलकर बना होगा। यानी सरा के बात करें तो आधा स और र से मिलकर बना होता है। छ के बात करें तो क और स से मिलकर बना होता है। और तरा के बात करें तो त और र, और ज्ञ के बात करें तो ज और य के मिल। देखिए, आपको याद करना है। जिस सरा सरा की बात करें तो सरा के मतलब क्या हुआ तो सरा स से मिलकर बनेगा और र से मिलकर बनेगा। अच्छा, देखिए इसको याद करना है तो छ यानी के एस एच से क्या होता है छ होता है। एकरा में देखिए के से क होता है और एस एच से मूर्धनी स होता है। इसे आप याद रख सकते हैं। के से क्या हो जाएगा तो क हो जाएगा और एस एच से क्या होगा तो मूर्धनी स हो जाएगा। अब लोग तरा देख सकते हैं। तरा कैसे होता है टी आर से तरा होता है। टी आर से क्या होता है तरा, तो टी से त हो जाएगा, आर से र हो जाएगा। और ज्ञ जी देखिए ज और क्या य होता है तो इसको भी आप इसी तरह याद रख सकते हैं। जे वाई एन हो जाएगा तो ज्ञ हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे है वर्णों की संख्या। यानी जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको मतलब पूरा गिन के यहाँ पर लिखा जाएगा। वर्णों की संख्या जैसे स्वर कितना पढ़े तो 11 को पढ़ के आए। अयोग बा आप लोग पढ़ के आए 2। और उत्क्षिप्त अड़ा और ह दोनों मिलकर 2 गो हो गया। संयुक्त व्यंजन भी 4 गो आपको बताएं। व्यंजन टोटल कितना हो गया तो 33 हो गया। टोटल व्यंजन कितना हो गया स्पर्श मिला के भी कितना हो गया तो 33 हो गया। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी बात आपको बताए हैं कि अड़ा और ढा को क्या कहते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अभी ही बताएं। और एक बात याद रखना है कि कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता है। यानी अड़ा और ढा से कोई भी वर्ण शुरू नहीं होगा। यानी कभी भी कोई भी शब्द यानी अड़हा और अड़ा से शुरू नहीं हुआ होगा। यानी कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो सबसे पहले इसे अड़हा लिखा रहे, अड़हा और कन रहे, अड़हक्कन। अड़हक्कन ये सब कुछ हो ही ना सकता है। जैसे ढक्कन होता है लेकिन अड़हक्कन नहीं होता है। यानी ढक्कन के नीचे ढा होगा लेकिन उसके नीचे बिंदु नहीं होता है मेरे भाई, आप लोग देखे होंगे। तो अड़हक्कन नहीं बोल सकते हैं, ढक्कन बोल सकते हैं उसको। चलिए आपको आगे समझाते हैं। देखिए ये सारी बात आपको समझा दिए कि स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितना होता है तो 25 होता है। और ये जो आखिरी के 5 दिखाई दे रहे हैं यानी पंचमा वर्ण दिखाई दे रहे हैं इसी को बोलते हैं नासिक वर्ण या फिर पंचम वर्ण बोल देते हैं। आपको आगे बात करते हैं। आगे देख सकते हैं अंत अस्त व्यंजन और उसमीय व्यंजन, ये भी आपको बताकर आए। चलिए तो कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल व्यंजन की संख्या कितना हो गया तो 25 हो गया। ऊपर देखें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। ऊपर कितना देखें तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना देखें मेरे भाई तो 25 देखें। और ये 8 नज़र आ रहे होंगे तो 25 + 8, 25 + 8 कितना हो गया तो 33 हो गया। चलिए आप लोग के कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। आप देख सकते हैं रा के रूप। यानी रा के इतना सारा रूप होता है। कृपा में ये वाला री आता है, मात्रा में ये वाला पूरा रा आ जाएगा, कर्म में ये वाला आधा रा आएगा, और ट्रक और ट्रक ये सब जो लिखा होता है उसमें पूरा रा आता है। आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। चलिए हम सोच रहे थे कि इसको अगला वीडियो में कराते। चलिए आज तक के लिए हम लोग इतने रखते हैं। यानी प्राण वायु के आधार पर अगले वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।